मैं अमित कुशवाहा आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम यहां पर पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स, जिसका पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हम पूरा इस पर टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या है। जो पहली बात तो इकोनॉमिक्स में जो सभी चैप्टर्स हैं वो इंटरलिंक हैं। इंटरलिंक का मतलब अगर आप पहले को पढ़ लो तभी आपको दूसरा समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट एक को छोड़कर दूसरा पढ़ोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जो पहला चैप्टर है इसमें बहुत से टर्म्स दे रखे हैं, तो आप पहले उनको समझ लो, जिससे कि जो अगले चैप्टर जो आपके आएंगे जैसे राष्ट्रीय आय वाला और जो अपना आएगा घरेलू आय वाला, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पर उससे पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी है। तो अब देखिए, तो आज इसमें बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम किसी मांग की बात करें, मांग पूर्ति, तो वो क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होती है। किसी हम एक व्यक्ति की बात करेंगे वो कितनी मांग कर रहा है, और एक हम उद्योग की बात करेंगे वो कितनी पूर्ति कर रहा है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति की बात ना करते हुए पूरी संपूर्ण जो हमारी इकोनॉमी है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, हम उसकी बात करते हैं। तो यही है उसमें। तो इसको चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप एक व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति अगर कुछ सेविंग कर रहा है, एक व्यक्ति अगर सेविंग कर रहा है, तो वो उसके लिए सेविंग तो अच्छी बात है, वो सेविंग कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है। अगर वो सेविंग करे, ऐसे एक व्यक्ति सेविंग कर रहा है और सभी व्यक्ति धीरे धीरे सेविंग करें, तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होगी। कैसे होगी, कि वो जो उनका पैसा है वो उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगी, जो संपूर्ण मांग होगी वो कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो वस्तुओं का जो स्टॉक है, जो गुड्स स्टॉक है, वो अनसोल्ड रह जाएगा, मतलब पूरी तरह से बिक नहीं पाएगा। तो जो बचेगा इससे क्या होगा, जो स्टॉक होगा वो बचेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर से जहां से वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वहां का जो प्रोड्यूसर होगा वो वस्तुओं का जो उत्पादन होगा उसमें कमी करेगा कि नहीं करेगा। भाई, अगर सामान उसका बेचेगा ही नहीं तो वो हानि थोड़ी झेलेगा, वो क्या करेगा, उसमें कमी कर देगा। इससे क्या होगा कि उसके जो फर्म है, उद्योग है, उसमें जो मजदूर लगे हुए हैं, तो सीधा सीधा उसमें उनमें कमी कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, जो मजदूर हो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो इससे बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, कि अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सेविंग उसके लिए अच्छी बात है। अगर आप पैसे जमा कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण बात करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वहां पर मांग में कमी होगी और स्टॉक बचेगा, जिससे कि जो अगली साल उत्पादन होगा उसमें वो जो उत्पादक होगा वो कमी करेगा, जिससे कि बेरोजगारी होगी। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम यहाँ पर अभी हमने बात की थी कि ये वाले जो चैप्टर में जो पूरे टर्म है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इन टर्म्स को देखते हैं कि इनमें क्या है। तो पहला जो टर्म है वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का इसमें वर्गीकरण किया गया है। वस्तुएं कौन कौन सी हैं और किस तरीके से उनका वर्गीकरण किया गया है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो है वो है फाइनल गुड्स, जो पहले तरीके से किया है। ये तो पहला तरीका हो गया, ये वाला हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ये वाला। तो पहला तरीका है तो उसको दो भागों में बांटा गया है वस्तुओं को, फाइनल गुड्स जिनको हम अंतिम वस्तुएं बोलते हैं, और एक हो गया इंटरमीडिएट गुड्स जिनको हम मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। तो अब इन दोनों को देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं और ये इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं। तो देखिए, फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जो वस्तुएं अभी उत्पादन सीमा रेखा से बाहर हो चुकी हैं। उत्पादन सीमा रेखा से बाहर का क्या मतलब है, उत्पादन सीमा रेखा से बाहर का मतलब उनका जो उत्पादन है वो हो चुका है, उनमें अब मूल्य वृद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाजार में आ चुकी हैं
और जो अंतिम जो उपभोक्ता है उसका उपभोग कर सकता है, मतलब हम लोग उसका उपभोग कर सकते हैं। वो अब जो शॉप होती हैं उन पर आ चुकी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं। ये समझ में आ गया। और अगर हम बात करें मध्यवर्ती वस्तुओं, इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ये इसके विपरीत होती हैं। विपरीत विपरीत तो मतलब ये जो वस्तु होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा से पहले होती हैं, मतलब वो उसको पार नहीं कर चुकी होती है। कैसे पार नहीं कर चुकी होती हैं, अब ये देख लो कि इनका जो उत्पादन होता है वह भी हो रहा है और उनमें जो मूल्य वृद्धि है वो भी अभी होगी, और ये अभी बाजार में नहीं आई है, तो जो हम अंतिम उपभोक्ता हैं उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में समझ में आ गया। ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर चुकी होती है, इनमें मूल्य वृद्धि हो चुकी होती है, ये बाजार में आ चुकी होती हैं और इनका जो अंतिम उपभोक्ता है वो उपयोग कर सकता है। और ये मध्यवर्ती वस्तुएं ये क्या होती हैं, उत्पादन सीमा रेखा से पहले होती हैं, उनका उत्पादन अभी हो रहा है, मूल्य वृद्धि अभी इनमें होना बाकी है और ये बाजार में नहीं आई है। तो ये दोनों हो गई। और अगर हम बात करें फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं की, तो ये भी दो भागों में बांटी गई है। तो इनको अभी हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, तो ये तो पहला तरीका हो गया अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। दूसरा तरीका ये है कंजप्शन गुड्स, उपभोग वस्तुएं, और कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। तो दोस्तों कंजप्शन गुड्स, उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीधा उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब है, सीधा उपभोग का मतलब ये है कि हम उसका रीयूज नहीं करते हैं, किसी फर्म में यूज नहीं करते हैं, हम उसको सीधा खुद उपयोग करते हैं। जैसे उपभोग वस्तुएं आप ले लो, दूध ले लो, ब्रेड भी ले सकते हो। तो ये क्या है, इनका हम अपने जो अपनी संतुष्टि है उसको पूरा करने के लिए करते हैं और इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। दोनों का जो मेन डिफरेंस है इन दोनों का यही है कि इस जो उपयोग वस्तुओं में इसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। और बात करें पूंजीगत वस्तुओं की, तो इनका हम फर्दर उत्पादन के लिए, मतलब किसी फर्म में हम जैसे मशीनरी लगा दी, मान लीजिए आप जो हम किसी फर्म खोल ली, कोई उद्योग खोल लिया, तो उसमें जो मशीनरी लगी है, जो हमारे फिक्स असेस्ट हैं, तो वो क्या हो गए, पूंजीगत वस्तु होगी। क्योंकि हम उनका उपयोग क्यों कर रहे हैं, हम अपना उनका उपयोग सीधा नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और इसके विपरीत जो उपयोग वस्तु है उनका हम सीधा उपयोग करते हैं, इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये चार आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, तो अब तक हमने देखा वस्तुओं का वर्गीकरण हम दो तरह से कर चुके हैं। पहला था उसमें अंतिम वस्तुएं और दूसरा था मध्यवर्ती वस्तुएं, और जो दूसरा था उसमें उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है और जो उपभोग वस्तुएं हैं उनको भी आगे चार भागों में बांटा गया है। तो पहले हम इनको कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम अंतिम वस्तुएं और जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनमें अंतर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको कर लेते हैं। तो अंतिम वस्तुएं, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अब देखो, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जैसे आप ले लो मिल्क और बटर, तो ये वे अंतिम वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है, एक हाउस होल्ड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अपने उपभोग के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं की, उत्पादक वस्तुओं की, तो इसमें क्या होगा, जैसे आप ले लो मशीनरी और दूसरा आप ले लो ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, ये वे अंतिम वस्तुएं हैं जिसका उपयोग उत्पादक द्वारा किया जाता है, उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में समझ में आ गया। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है, अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है उसको उपभोग व्यय बोलते हैं, और जो अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर जो खर्च किया जाता है उसको निवेश व्यय बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं हैं उन पर जो खर्च किया जाता है उसको उपभोग व्यय बोलते हैं, और अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर जो उत्पादक द्वारा जो खर्च किया जाता है उसको निवेश व्यय बोलते हैं। अब बात करते हैं उपभोग वस्तुओं की, तो इनको चार भागों में बांटा गया है। तो पहला तो है ड्यूरेबल, टिकाऊ वस्तुएं,
सेमी ड्यूरेबल अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ वस्तुएं, और चौथा है यहाँ पर सर्विसेज जो सेवाएं होती हैं। तो इनकी बात करें तो टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो लगभग आप उनको 4 या 5 साल तक आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप ले लो टीवी ले लो, रेडियो ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, तो इनका आप आसानी से 4 या 5 साल तक आराम से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ड्यूरेबल और टिकाऊ वस्तुएं। अब हम बात कर रहे हैं सेमी ड्यूरेबल और अर्ध टिकाऊ वस्तुओं की। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है लगभग 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा, 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, अपने आप क्लोथ्स ले लो, जो कपड़े होते हैं वो लगभग 1 साल तक चलते हैं, उसके बाद फिर नए खरीदने पड़ते हैं। और इसमें आप ले लो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो ये लगभग इनका टाइम पीरियड 1 साल तक ही होता है। ठीक है, अब हम बात करें नॉन ड्यूरेबल मतलब गैर टिकाऊ वस्तुओं की, तो इनका क्या होता है, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग सिंगल यूज में हो जाता है, मतलब हम इनका एक ही बार उपयोग करते हैं। जैसे आप दूध ले लो, शुगर ले लो, इनका हम क्या है एक ही बार हम उपयोग कर लेते हैं खाने में, सिंगल यूज में, तो इसको नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, अब बात करें सर्विसेज सेवाएं की, तो ये वस्तु होती हैं वो नॉन फिजिकल होती हैं। कौन सी? नॉन फिजिकल, गैर भौतिक वस्तुएं। इनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम इनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते हैं, तो जो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो ये किस में आएगा? सर्विसेज सेवाएं में आएगा। जैसे डॉक्टर इलाज कर रहा है, वकील किसी का केस लड़ रहा है, तो ये सब जो होगा वो सेवाएं में आएगा। ठीक है, तो इतना पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब तक हमने वस्तुओं के वर्गीकरण में जो वस्तुएं हैं उनका एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से जो जितने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, हम अब उन पर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो ये देखिए पहला प्रश्न इनमें आ जाता है अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर आ जाता है, तो वो अभी हम यहाँ देखेंगे। और एक प्रश्न है क्या अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं एक हो सकती है, वो भी देखेंगे। और सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, क्यों नहीं होते हैं ये भी देखेंगे। तो पहले इसे देख लीजिए। तो अगर बात करें अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के अंतर की, तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि जो अंतिम वस्तु होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा से बाहर होती हैं। ठीक है, ये अंतिम वस्तुएं जो होती है उत्पादन सीमा से रेखा से बाहर होती हैं क्योंकि इनका उत्पादन हो चुका होता है। और मध्यवर्ती जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा से सीमा रेखा के अंदर होती हैं, क्योंकि इनका जो उत्पादन हो रहा है वो अभी चल रहा है, पूरी तरह हुआ नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो इसमें हम देखेंगे कि इसको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। और जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो अंतिम वस्तु हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, और जो मध्यवर्ती वस्तु हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है यहाँ पे कि इसमें जो अंतिम वस्तु है उसकी मूल्य वृद्धि हो चुकी होती है, जो वृद्धि है वो पूरी हो चुकी होती है। और जो मध्यवर्ती वस्तु है उनकी जो मूल्य वृद्धि है वो अभी होनी बाकी है, मतलब उसकी मूल्य वृद्धि अभी होगी। और इसमें एक और पॉइंट बनता है, पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अंतिम वस्तु होती है इनको राष्ट्रीय जो आय होती है
राष्ट्रीय आय निकालते समय इसको जो अंतिम वस्तु है उनको शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। और जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं उनको राष्ट्रीय आय का जो आकलन करते हैं, गणना करते हैं, उसमें इसका इनको शामिल नहीं किया जाता। नहीं किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए दोस्तों। एक बार और देख लेते हैं कि अंतिम वस्तु जो होती है वो उत्पादन सीमा रेखा से बाहर होती है, कच्चे माल के रूप में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि इसकी हो चुकी होती है और राष्ट्रीय आय में इसको शामिल किया जा सकता है। और अगर हम बात करें मध्यवर्ती वस्तुओं की तो उत्पादन सीमा रेखा से अंदर होती हैं, कच्चे माल के रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं और जो मूल्य वृद्धि होना इनमें अभी बाकी है और जो राष्ट्रीय आय के आकलन में हम इनको शामिल नहीं करते हैं। ये तो पूरा हो गया, अपना अंतर हो गया इन दोनों का। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आते रहते हैं परीक्षाओं में, तो इन पर भी चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्या अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं एक हो सकती हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाँ, जो अंतिम वस्तुएं हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं वो एक हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं ये भी देख लो कि इन दोनों का ये चीज है वो डिपेंड करती है उसके एंड यूज पे। कोई वस्तु जो अंतिम वस्तु कब होगी, मध्यवर्ती वस्तु कब होगी, ये डिपेंड करती है किस पे, उसके अंतिम उपयोग पे, जो उसको किस में उपयोग में लिया जा रहा है। अगर उसका सीधा खाने में उपयोग किया जा रहा है, उसका सीधा उपभोग किया जा रहा है सीधा, तो वो होगी अंतिम वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु होगी अगर उसको हम किसी प्रोडक्शन में यूज करें। तो अभी एक कैसे हो सकती है वो देख लो। जैसे आप एग्जांपल ले गए, शुगर ले लो। अगर शुगर को हम सीधा खाएं, सीधा उसका हम उपयोग करें, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करें, तो वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई, क्योंकि वो उपभोक्ता द्वारा सीधा उपभोग की जा रही है। और अगर हम बात करें मध्यवर्ती वस्तुओं की, तो ये मध्यवर्ती वस्तु कैसी है, शुगर, अगर इसको किसी फैक्ट्री में यूज किया जाए, बिस्किट फैक्ट्री में, तो ये क्या हो गई, कच्चे माल के रूप में उपयोग हो गई। और यहाँ पर बात की थी मध्यवर्ती वस्तुओं को हम कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये शुगर है तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर, कि उसका अंतिम उपयोग किस चीज में किया जा रहा है। तो इतना क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? हमने पूंजीगत वस्तुएं देखी थी जो प्रोडक्शन के काम आती हैं, फिक्स असेस्ट, जैसे मशीनरी होगी तो पूंजीगत वस्तु है, जो हमें प्रोडक्शन करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो क्या होगी, अपनी पूंजीगत वस्तुएं। तो सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं क्यों नहीं होती हैं? अगर हम एग्जांपल लें तो एक आप जो सिलाई मशीन होती है उसको ले लो। तो अगर इसका उपयोग कोई अगर टेलर कपड़े सिलने के लिए कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगी, मशीनरी उसके लिए स्थिर पूंजी हो गई, फिक्स असेस्ट हो गया। तो वो किसके लिए उपयोग कर रहा है, उसको अपने उत्पादन के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो गई, पूंजीगत वस्तु हो गई। अगर उसी का उपयोग आप खुद कर रहे हैं, मान लो कोई हाउस होल्ड कर रहा है, कोई गृहिणी उसका उपयोग कर रही है, तो उसका उपयोग क्यों अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे, उसको अपने यूज के लिए करेंगे, सीधा उसका उपभोग करेंगे, तो वो किस में आ जाएगी, फिर उपभोग वस्तु में आ जाएगी। और भी अंदर देखें तो वो टिकाऊ वस्तु में आ जाएगी, क्योंकि आप एक सिलाई मशीन का उपयोग 3, 4 या 5 साल तक आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।